टॉपिक है हमारा सेक्शन नंबर 74। सेक्शन 74 क्या है? पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस को लेकर है। देखो क्या होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है दो लोगों के बीच, लाइक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है अजय एंड विजय के बीच, तो अब इन दोनों को ही एक दूसरे के अगेंस्ट लीगल रिलेशन है। तो ये क्या करते हैं, पहले से एक एस्टीमेट लगा देते हैं कि इन दोनों में से यदि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो वो दूसरे को कितना कंपनसेशन देगा या कितना पैसा देगा। देखो बट ऑब्वियस सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिलेशनशिप बनाने का हमारा एम क्या है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़े, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टूटने से होता है नुकसान। नुकसान मतलब लॉस, जिसको एक्चुअल लॉस भी बोल सकते हैं। तो क्या करते हैं लोग ना, पहले से एक एस्टीमेट निकाल देते हैं कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटे तो उसमें फिर दूसरी पार्टी कितना भरपाई करेगी जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम ये कंपनसेशन का अमाउंट डिसाइड करते हैं, अगर अमाउंट उचित या रीजनेबल है, मतलब ऐसा अमाउंट है जो सामने वाला पे कर पाएगा, तो उसे हम लोग लिक्विडेटेड डैमेज बोलते हैं। ये एक रीजनेबल कंपनसेशन होता है। और जब हम एक ऐसा अमाउंट रख देते हैं जो बहुत ही अनुचित या अनरीजनेबल है, तो उसे हम लोग टर्म देने लगते हैं पेनल्टी। ठीक है, जैसे अगर इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट सपोज करो 50,000 रुपये का है, अब आपने इसमें क्या किया, डिसाइड किया कि अगर विजय या अजय किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो वो दूसरी पार्टी को 30,000 रुपीज़ देगा। तो एक रीज़नेबल सम है, चलो भाई 30,000 कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू के अंडर है। लेकिन अगर इसी को हम 3 करोड़ कर दे, 3 करोड़ कर दे, तो ये तो बहुत अनरीजनेबल है। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 50,000, आप ऐसे कैसे 3 करोड़ रुपए का सम मांग रहे हो? तो इसमें क्या है, पोजीशन डिफाइंड है। लाइक आप लैंग्वेज पढ़िए, द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड बिफोर हैंड, मतलब पहले से, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल इन केस ऑफ फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। इन सच केसेस, अब दो लॉज हैं, जैसे इंग्लिश लॉ जो इंग्लैंड में प्रीवेल है, उस हिसाब से क्या, तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ द सम सो फिक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट में बी इंटरप्रिटेड आइदर एज लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी। वहाँ पे इसके बीच कोई अंतर ही नहीं रखा है, मतलब रीजनेबल अनरीजनेबल के बीच कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे बस डिफाइन किया गया चीज़ों को कि इफ द सम फिक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट अ जेन्युइन प्री एस्टीमेट, मतलब पहले से एस्टिमेटेड बाय द पार्टी ऑफ लॉस विच वुड बी कॉज्ड बाय फ्यूचर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ लिक्विडेटेड डैमेज। अगर एक सम फिक्स कर दिया जाए कि मान लो कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो कितना नुकसान होगा, तो उसे लिक्विडेटेड डैमेज बोलेंगे। इट इज़ एन असेसमेंट ऑफ अमाउंट विच इन द ओपिनियन ऑफ पार्टीज विल कंपनसेट फॉर ब्रीच, इससे भरपाई हो जाएगी। ये क्लॉज बिल्कुल इफेक्टिव माना जाता है, ये रिकवरेबल अमाउंट है, जैसे हमारे एग्जांपल में 30,000। बट वेयर द सम फिक्स इज इन द कॉन्ट्रैक्ट इज अनरीजनेबल एंड इज यूज टू फोर्स द अदर पार्टी टू परफॉर्म, जैसे बोल दिए भाई तू कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो 3 करोड़ देना पड़ेगा, तो अरे मजबूर हो जाएगा सामने वाला, अब 3 करोड़ कौन पे करेगा, तो इसको पेनल्टी बोलेंगे। ऐसे क्लॉज को डिसरिगार्ड कर देते हैं और ये पेनल्टी वाला अमाउंट रिकवर नहीं होता है। इंग्लिश लॉ में तो साफ साफ बोल दिया गया कि भैया हम लोग कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं करते हैं पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेज में। हमारे यहाँ सेक्शन नंबर 74 है जो बेसिकली ये कहता है कि अगर पार्टीज़ ने डैमेजेस फिक्स कर दिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कोर्ट खुद ही अलाउ नहीं करेगा। तो जैसे कोर्ट कोई डिक्री पास करेगा, मतलब अपनी तरफ से कोई डिसीजन देगा, तो रीजनेबल कंपनसेशन देगा। रीजनेबल कंपनसेशन मतलब ऐसा अमाउंट जो किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना डाले। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन ये है कि अगर एक पर्सन ने गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई बॉन्ड साइन किया है पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, जैसे होता है कि मैं MBBS कर रहा हूँ, तो जिस कॉलेज से करूँगा उस मेडिकल कॉलेज में मुझे 2 years आफ्टर माई कोर्स कंप्लीशन सर्विस देनी पड़ेगी। ऐसे टर्म ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जनता का भला हो रहा है। और बोल दिया जाता है कि अगर यहाँ तोड़ोगे तो एक सम लाइक 1 लाख रुपीज़ या 2 लाख रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, तो फिर करो पे, ये इसका एक्सेप्शन है। अब जैसे आप पढ़ लो, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि अगर वो कोलकाता में एज अ सर्जन प्रैक्टिस करता है तो वो बी को 50,000 रुपीज़ देगा। अब ये सर्जन के फॉर्म में प्रैक्टिस करता है कोलकाता में, तो यहाँ पे बी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू का 50,000 उतना ही मांग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मांग सकता। वैसे ही ए बोरोज फ्रॉम ₹10,000 फ्रॉम बी एंड गिव हिम अ बॉन्ड of for 20,000 payable by 5 yearly installment of 4,000 rupees with a stipulation that in default of payment the whole sum shall become due. This stipulation is penalty. बताओ क्यों? क्योंकि लोन है 10,000 का और ये डिफ़ॉल्ट पे करने की कितनी बात कर रहे हैं, 20,000। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कितना रिकवर कर पाओगे, 10,000 रिकवर कर पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे।
ठीक है। अब हमको यहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी का डिफरेंस बिटवीन भी एग्ज़ाम में पूछता है। बात इतनी सी है कि ये जो लिक्विडेटेड डैमेज है ये रीज़नेबल है, मतलब उचित है, रिकवरेबल है, और ये पेनल्टी जो है ये अनरीज़नेबल है, मतलब अनुचित है, सही नहीं मानी जाती, रिकवरेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर दोनों में क्लियर डिस्टिंक्शन बोला जाए तो क्या, इफ़ द सम पेबल इज़ लार्ज सो एज टू बी फार इन एक्सेस ऑफ प्रोबेबल डैमेज ऑफ ब्रीच इट इज़ पेनल्टी। अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा है, जैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट 10,000 रुपये का है और उस पर कंपनसेशन बोला जा रहा है कि भाई तू पे कर 2 करोड़ रुपए, ये पेनल्टी है, मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो पे करूँगा। वैसे ही वेयर सम इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन सर्टेन डेट एंड फर्दर सम इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बीइंग मेड, द लेटर सम इज अ पेनल्टी बट मियर डिले इन पेनल्टी इज अनलाइकली टू कॉज डैमेज। The expression used by parties is not final. The court must find out whether sum fixed in a contract in truth is a penalty or liquidated damage. If the sum fixed is extravagant, मतलब बहुत ज़्यादा है, कोर्ट इसको पेनल्टी मानेगा, भले उसको आप लिक्विडेटेड टर्म क्यों ना दे, डैमेज टर्म क्यों ना दे। तो आपको क्लियर यहाँ पे डिस्टिंक्शन ये समझ आ रहा है कि पेनल्टी जो होती है इससे किसी पार्टी को परेशान किया जाता है, और लिक्विडेटेड डैमेज सिर्फ एक एस्टीमेट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये आपके स्टडी मटेरियल में ऐसा ही डिफरेंस दिया, आप इसे रीड करिएगा। और ये मैंने अभी आपको कंसेप्ट बता दिया पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेज का। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।